जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर से क्या मतलब है? दरअसल जो हीट होता है, हीट या गर्मी जैसा भी बोल सकते हैं, वो उसको नापने के लिए कुछ यूनिट की ज़रूरत होती है। यूनिट के साथ साथ उस यूनिट को दर्शाने वाले किसी स्केल की भी ज़रूरत होती है, जिसे हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, ये यूनिट या स्केल्स तीन तरह के हो सकते हैं: सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये तीन तरह के स्केल के बारे में जनरली हमें जानना चाहिए, या बुक में भी दिया हुआ है। जनरली सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस से, केल्विन को के से और फ़ारेनहाइट को फ़ारेनहाइट से, डिग्री या डिग्री फ़ारेनहाइट से शो किया जाता है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली चलते हैं स्केल में। स्केल ये मैंने स्केल ड्रॉ कर लिए हैं अलग अलग: केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पे देखेंगे आप तो अलग अलग जगह पे टेम्परेचर लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये एक्चुअल में 0 डिग्री सेल्सियस होता क्या है? ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे पानी बर्फ़ बन जाए। अगर उसी को हम फ़ारेनहाइट में निकालने की कोशिश करते हैं तो वो आता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नापोगे तो आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। उसी तरह से केल्विन स्केल है, तो केल्विन स्केल में नंबर्स थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 273, 310, 373। तो केल्विन स्केल से अगर आप वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नापते हो तो वो आपको 273 केल्विन मिलता है। ठीक है, और केल्विन स्केल 273 केल्विन से ही क्यों स्टार्ट होता है, इसका अलग एक अलग एक्सप्लेनेशन है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस जनरली हम नहीं सुनते हैं, बुक्स में लिखा होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये क्या होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जब ह्यूमन बॉडी का जब टेम्परेचर नापते हैं तो हम देखते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या हम फ़ारेनहाइट स्केल से उसे मेज़र करते हैं। उसी तरह से अगर आप सेल्सियस स्केल में जाओगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो आपको 37 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। और उसी तरह से केल्विन स्केल में अगर आप जाओगे तो 310 केल्विन मिलेगा। ये सारे जो टेम्परेचर्स हैं ये सारे के सारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स को शो कर रहे हैं। तो अगर आपसे कल के डेट में अगर कोई पूछता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है सेल्सियस में या सेल्सियस स्केल में, तो आप उसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं बोलोगे, आप उसे बोलोगे 37 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से अगर आपसे कोई केल्विन में पूछता है तो आप उसे 310 या 310 केल्विन बोलोगे, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ऊपर और कुछ लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस काफ़ी कॉमन है, पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कॉमन है, बुक्स में भी हर जगह पे लिखा होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब उसी को अगर आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो फ़ारेनहाइट में वो जा कर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बन जाता है। उसी तरह से अगर आप केल्विन स्केल की बात करोगे तो केल्विन स्केल में 373 केल्विन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इन सभी टॉपिक से एक चीज़ तो समझ में आता है कि फ़ारेनहाइट जो स्केल है वो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी
टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ में आता है। जनरली ये हमेशा आपको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो आप घर में यूज़ करते हो, जिससे बुखार वगैरह नापा जाता है, जिसे हम थर्मोमीटर बोलते हैं, तो थर्मोमीटर वगैरह वो जो हमेशा फ़ारेनहाइट में आपको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बताता है। तो ये नॉर्मल यूज़ की चीज़ें हैं जो घर में आप यूज़ करते हो, तो इसे हमेशा घर में जो नॉर्मली यूज़ होता है उससे रिलेट करना चाहिए। आपको फ़ारेनहाइट जो है वो हमेशा इसलिए याद रहना चाहिए क्योंकि आप घर में थर्मोमीटर में उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसी जगह पे अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो सेल्सियस स्केल ऐसा यूनिट है हीट को मेज़र करने के लिए। जनरली आप कहीं भी देखोगे बुक्स वगैरह में या कहीं भी इस तरह से अगर नॉर्मल टेम्परेचर लिखा हुआ है तो वो हमेशा सेल्सियस में लिखा होता है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर को माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये रूम टेम्परेचर जनरली केमिकल रिएक्शंस वगैरह में काम आता है, जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस में को बोलते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, तो उसका मतलब होता है वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम मेज़र करते हैं और इसमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर जो है ये बॉडी टेम्परेचर को बताता है। उसी तरह से अगर किसी को बुखार है तो उसे कहा जाता है कि 102 डिग्री बुखार है, तो वो 102 डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं होता है। कई बार ये होता है कि हम सोच लेते हैं कि टेम्परेचर को तो सेल्सियस से नापते हैं, तो किसी को 102 डिग्री बुखार है तो वो सेल्सियस में अगर नाप रहा है तो 102 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब पानी भी उस टेम्परेचर पे उबल जाता है, तो सोचो बॉडी की हालत क्या होगी। तो इससे ये चीज़ समझ में आता है कि 102 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 102 डिग्री, 103 डिग्री बुखार, तो जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। उसके बाद आते हैं हम केल्विन पे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नॉर्मली साइंटिफिक यूज़ के लिए होता है। साइंटिफिक यूज़ का मतलब साइंटिस्ट जितने भी जो टेम्परेचर मेज़रमेंट करते हैं वो जनरली वो केल्विन में करना प्रेफर करते हैं। अब केल्विन में ही करना क्यों इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि केल्विन स्केल 273 डिग्री केल्विन से स्टार्ट होता है, या और अगर क्लियर करके बोलें तो 273.5 केल्विन से स्टार्ट होता है। अब ये 273 से ही क्यों स्टार्ट हुआ, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी अगर आप यूनिवर्स में आप कोई भी सब्सटेंस या मैटर कुछ भी आप ले लेते हो, जैसे कि आप लोहा ले लो, पत्थर ले लो, कुछ भी ले लो आप, या हमारी बॉडी ही ले लो, कोई भी चीज़ ले सकते हो, तो उसका जो टेम्परेचर है वो मिनिमम जो पॉसिबल टेम्परेचर है, जितने मिनिमम टेम्परेचर तक वो जा सकता है, जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का, वो होता है 0 केल्विन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 0 केल्विन से ऊपर बढ़ते जाते हैं, 1 केल्विन, 2 केल्विन, वो सारा का सारा जो टेम्परेचर है वो बताता है कि उसमें कुछ ना कुछ हीट या कुछ ना कुछ एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी मैटर में। पर अगर कहीं पे लिख दिया जाता है 0 केल्विन, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है, उस कंडीशन में उसमें कोई भी एनर्जी बची नहीं है, उसका मतलब ये होता है। तो सवाल अब ये भी उठता है कि मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या होगा, क्या वो 273 होगा? पर ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि जो सूरज है या सन है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसके सरफेस का टेम्परेचर ही 1 लाख डिग्री सेल्सियस होता है या ऐसा। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर की लिमिट है वो तो डिसाइड ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी किसी पार्टिकल में कितनी एनर्जी है वो हम मेज़र करते जाएंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि सन में कितनी एनर्जी है ये हम नहीं पता कर सकते, पर किसी पार्टिकल में कितनी कम एनर्जी है हम वो ज़रूर मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे के क्लासेस के हिसाब से है, पर यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि 273 जो केल्विन स्केल है उसके स्टार्ट होने का रीज़न ये है कि अगर वो 0 केल्विन हो जाता है तो किसी भी मैटर में या किसी भी सब्सटेंस में कोई भी एनर्जी नहीं है, वो इस चीज़ को शो करता है। इस वजह से केल्विन स्केल 273 केल्विन से स्टार्ट होता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है कोई टेम्परेचर केल्विन में, आपको पता करना है
कि वो सेल्सियस में कितना है, या फिर बॉडी टेम्परेचर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में, किसी का आता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कोई आपसे पूछ देता है या बुक में ही क्वेश्चन आ जाता है कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट किसी आदमी को बुखार है, तो सेल्सियस में कितना बुखार है या सेल्सियस में उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो आप उसको कैसे निकालोगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है रिलेशन बिटवीन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये आपको बताएगा कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करना है। इसके लिए जो जनरल फार्मूला है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, वो जनरल फार्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। टेम्परेचर स्केल, या वो स्केल जो आपको निकालना है या जिस टेम्परेचर में आपको निकालना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय है, सिर्फ टेम्परेचर स्केल या फ्रीजिंग पॉइंट में नहीं, ये सारे के में डिवाइडेड है बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर स्केल, मैं यहाँ हाफ फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो है आपका जनरल फॉर्मूला है। अब इसे निकालते कैसे हैं ये सब हम आगे देखेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल ही होगा। तो इसको समझने के लिए हम इजी सा एक क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन को करेंगे जिससे आपको शायद क्लियर हो जाए। तो अ मैन इज़ सफरिंग फ्रॉम अ फीवर एंड हैज़ अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑन इन सेल्सियस। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किसी आदमी को बुखार है और वो उसके बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। तो पूछ रहा है कि सेल्सियस में उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, तो व्हाट इज़ गिवन, बॉडी टेम्परेचर दिया हुआ है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर दिया हुआ है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दो, आपको ध्यान देना है कि दो स्केल्स दिए हुए हैं, वो कौन से हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ये दोनों को आपको स्पेशली ध्यान देना है। हम यहाँ पे अपना लिख देते हैं फॉर्मूला, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो फॉर्मूला लिख रहे थे टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखा जाए तो सारे के दोनों तरफ से सेम है, इक्वेशन दोनों तरफ से सेम है। अगर आप कहीं पे इधर उधर भी करते हैं तो आपका माइनस प्लस में ही प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी तो और कहीं पे दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो आपको ध्यान देना ये है कि जो गिवन वाला टेम्परेचर है या जो टेम्परेचर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप पहले लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि पहले लिखेंगे। अगर बाद में भी लिखते हैं तो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर ज़रूरी ये है कि आप सही से कोशिश करें और टेम्परेचर स्केल जो पहले दिया हुआ है उसमें आप
102 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर स्केल में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस, अब आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से है। तो हमने देखा था पीछे स्केल में, अगर हम देखते हैं तो हमको पता है कि फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाई, अब चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे जो स्केल बनाया था उसमें हर जगह पे मार्क था। तो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है फ़ारेनहाइट स्केल में, क्योंकि यहाँ पे अभी हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो सारा कुछ फ़ारेनहाइट स्केल का ही होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल का या फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद फिर से आपको लिखना है फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर स्केल। ये वो टेम्परेचर स्केल होगा जिसमें आपको आंसर चाहिए। अगर यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ होता तो हम यहाँ पे केल्विन लिखते, क्योंकि यहाँ पे सेल्सियस दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, तो ये भी हम जानते हैं, बहुत इजी है, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस फिर से फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इधर का तो काफ़ी इजी हो गया। अब इसमें माइनस करेंगे, 102 में 32 माइनस करेंगे तो आएगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाई, इसमें जब हम माइनस करेंगे तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। उसके बाद यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100 डिग्री सेल्सियस। आपको बस इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने के लिए इधर जाएगा तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 180, ये कैंसिल हो गया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाई 9 डिग्री सेल्सियस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आता है लगभग 38.8। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि डिग्री सेल्सियस में जब बुखार 102 डिग्री हो तो कितना होगा डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर, ये आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप घर में कोई बीमार है, किसी को बुखार है और आप नापेंगे उसको, तो अगर आपका 101 डिग्री, 100 डिग्री, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऐसा कुछ आता है, तो आप उसको लेके बैठ जाइए और सॉल्व करिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हमने देखा। इसको आप घर में भी बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि क्या हमें बार बार उसी फार्मूला को यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फार्मूला काफ़ी लंबा है और एक फार्मूला याद करना, इतने सारे फार्मूले ऑलरेडी हैं तो वो उतना बड़ा फार्मूला याद करना थोड़ा सा टफ़ होता है। तो उसके जगह पे हम कोशिश करेंगे कि कुछ इजी सा फार्मूला निकल जाए जिसके थ्रू हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो वो रिलेशन हमको निकालना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज़ हम यूज़ करेंगे हर एक स्केल के लिए और सभी को इक्वल कर देंगे। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर स्केल, कोई भी टेम्परेचर स्केल ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं केल्विन। तो केल्विन को किससे शो करते हैं, के से। तो यहाँ पे लिख दिया ना डिग्री केल्विन या सिर्फ केल्विन भी आप लिख सकते हो। तो टेम्परेचर स्केल की जगह में लिख दिया केल्विन माइनस, अब केल्विन स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये हमको पता है 273 केल्विन होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल में वाटर का
जो होता है वो होता है 373 डिग्री केल्विन, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अगेन 273 केल्विन। अब इसको इक्वल करना है किसी दूसरे स्केल के साथ, आप कोई भी स्केल यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर स्केल की जगह पे रहेगा सेल्सियस, माइनस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो अगेन फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी इजी था। इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे यूज़ करूँगा फ़ारेनहाइट स्केल। तो जो फ़ारेनहाइट स्केल होगा, फ़ारेनहाइट स्केल को शो करते हैं F से या डिग्री फ़ारेनहाइट से, माइनस इसमें होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिवाइडेड बाई अगर हम देखते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा के माइनस 273 या केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 इस इक्वल टू C बाई 100 इस इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। इसको और सॉल्व करते हैं और यहाँ से एलसीएम लेने का या ऐसा कुछ कोशिश करते हैं तो k माइनस 273 बाई, तो यहाँ पे आएगा बाई 5 इस इक्वल टू C बाई 5 इस इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9। ये आप जनरल फॉर्मूला है जो बहुत ईजिली याद कर सकते हो, कहीं भी काम आ सकता है। आपको बस याद रखना है कि किन दो स्केल्स के बीच में आपको स्विच करना है या किन दो स्केल्स के बीच की आपको वैल्यू चाहिए। यदि आपको केल्विन और सेल्सियस के बीच की वैल्यू चाहिए तो आप सिर्फ इन दोनों को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, फ़ारेनहाइट को आप हटा देंगे, सिर्फ इन दोनों को इक्वल कर देंगे। केल्विन का वैल्यू दिया होगा तो केल्विन का और सेल्सियस का वैल्यू दिया होगा तो सेल्सियस का वैल्यू रख करके आप बहुत ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो है वैलेंसी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री के बेसिक्स को समझने के लिए। तो आखिर वैलेंसी का मतलब क्या होता है? तो इसका जो जनरल डेफिनेशन है वो होता है वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in the outermost cell or electron needed to complete the octet of any atom। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा होता है एग्ज़ाम्पल। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हो, सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन सभी को पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिखते हो तो आता है 2 6। अब यहाँ लास्ट वाले नंबर पे ध्यान देना है आपको जो है 6। अब ऑक्टेट रूल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्टेट का मतलब ये होता है कि हर एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है। उसी के लिए वो दूसरे से जुड़ता है, उसी के लिए बॉन्ड तोड़ता है, जो भी प्रोसेस होता है वो सिर्फ इसी वजह से होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। उसी तरह से ले लेते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर इसे हम लिखते हैं तो 2 और 4 आता है। तो यहाँ पे 4 है, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या फिर किसी को दे सकता है अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के, सेल को कंप्लीट करने के लिए। तो उसमें इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? देखो, ऑक्सीजन का जो सबसे कॉमन कंपाउंड है वो है H2।
इसमें क्लियरली देख सकते हैं हम कि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये बॉन्ड कौन सा है इसके बारे में आगे देखेंगे, पर ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो इस वजह से भी हम इसकी वैलेंसी जो है वो 2 लिख सकते हैं। उसके बाद कार्बन है। कार्बन का सबसे जो कॉमन कंपाउंड है वो हम देखते हैं CO2। CO2 सबसे कॉमन कंपाउंड है, एटमॉस्फेयर में सबसे बहुत ज़्यादा मात्रा में है भी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन सिर्फ 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि कार्बन की वैलेंसी 2 है क्योंकि वो 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं, हम पहले ही देख चुके कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा 2 लोगों के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे उसको जोड़ने के लिए 2 कार्बन चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि 2 कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़े। तो यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल है और एक ही कार्बन एटम है। तो इस वजह से ऐसा है कि एक ऑक्सीजन 2 बार एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है क्योंकि वो एक ऑक्सीजन 2 बार इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से 2 ऑक्सीजन 4 बार इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसका वैलेंसी आ जाएगा 2। इसी तरह से कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स जो हैं वो होता है लिथियम के साथ हाइड्रोजन, इसमें वैलेंसी होती है 1। एक और कॉमन कंपाउंड है वो है CH4, जिसमें कार्बन की वैलेंसी होती है 4। उसी तरह से NH3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस वजह से इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। एक और टॉपिक हम देखने वाला है जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove 1 electron from the outermost cell of any atom in gaseous state। तो अब इसका मतलब क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का डेफिनेशन लग रहा है, पर बहुत ही ज़्यादा इजी डेफिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है ये, बस आपको समझना है। तो इसके लिए इसको भी एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल सबसे अच्छा माध्यम है समझने का। तो सोडियम मान लो हम लेते हैं एक एटम सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको अगर लिखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर करके तो आता है 281। अब अगर ऑक्टेट रूल देखते हैं तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से हर एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उससे पहले वाले जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या किया जाए? तो इसमें सबसे आसान ये है कि आप एक इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे दो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन्स करना बहुत कठिन है, बहुत टफ है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई देगा नहीं। तो इसके लिए सबसे अच्छा और ईजी यही है कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे। तो इस इलेक्ट्रॉन को किसी और को देने के लिए इसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो वही एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देता है तो ये बन जाएगा Na+ या सोडियम प्लस, और इस समय पे इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो बनेगा 2-8। इस तरह से इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो इसी तरह से किसी भी एटम में लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी।